एक स्पेस मैट्रिक स्पेस में होमवर्क दिया गया था, कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आगे लिखिए, अभी क्लास के बाद देखेंगे, देखने दिखाने का काम। नेक्स्ट लिखिए, एक आप लोगों को बताए थे डिसजॉइंट वाली प्रॉपर्टी है ना, कहे थे कि मान ले रहे हैं हमारा मैट्रिक स्पेस में जी कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, ठीक है। जी इज़ एनी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। जी के विषय में कहा गया था कि ये नॉन एम्प्टी ओपन सेट है। ए के लिए कहा गया था एनी सबसेट ऑफ एक्स है, तो कहा गया था जी ए के साथ डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट मतलब होता है जॉइंट ना होना, जॉइंट ना मतलब होना मतलब कुछ भी मैच नहीं करना। तो वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 5। इफ़ एंड ओनली इफ जी ए क्लोजर के साथ भी वैल्यू क्या देगा, इक्वल टू 5। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबके लिए होल्ड करेगा। एक बार इसको ट्रू मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, एक बार इसको ट्रू मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ये इस थ्योरम का क्राइटेरिया है, ठीक है। कुछ लिखवाए थे नहीं, प्रूफ में लिखिए या थोड़ा सा डेट इज करके नीचे से लिख लीजिए, थ्योरम में ही दैट इज ये लाइन, थ्योरम में ही दैट इज करके ये लाइन भी लिख लीजिए, दैट इज ये लाइन। अभी हम सर से बात करते हैं, हो सकता है हम सैटरडे को एलपीपी शुरू करा दें, जैसे संडे को शुरू कराने वाले थे ना, हो सकता है हम इसी सैटरडे को ही करा देंगे, ठीक है, क्योंकि दिमाग में कुछ डिस्टर्बेंस है, उसको सॉर्ट आउट करना है। हो गया भाई, डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट x comma d be a metric space and a is subset of x। आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या नाम बताया था आपने अपना? काजल। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पढ़ी वढ़ी है? अरे थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, अब 3 महीने बाद पेपर देना है, अब थोड़े बहुत की ना गुंजाइश एकदम ख़त्म हो गई है। अब ये अपने दिमाग को ये सेट करना है कि हम कॉलेज नहीं जाएंगे, लेकिन हम बैठ करके 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 1 महीने में आपने पढ़ लिया, खिटा लिया, तो आप पूरा कवर कर ले जाएंगी पहले का, ठीक है। तो अब अपने आप को थोड़ा खाइए पीजिए और स्ट्रॉन्ग करिए, इसलिए कि हमको कुछ करना है ना। इंसान का कोई भी सबसे बड़ा उसका गुण क्या होता है, उसका विल पावर। अगर हमने चाह लिया हम कर ले जाएंगे। जिसका विल पावर स्ट्रांग होता है ना, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। विल पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो खाइए पीजिए, मम्मी को बोलिए खिलाएं पिलाएं, है ना, और कह दीजिए हमको बहुत पढ़ना है घर में है ना। पहले का वीडियोस लिंक ले लीजिएगा, इन लोग से नोट्स ले लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, मतलब पीडीएफ या क्या नोट्स ही ले लीजिएगा, जीरोक्स करा लीजिएगा, यहीं पास में जीरोक्स होता है, ठीक है। और करा के एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए। And A is any subset of X. And A is any subset of X. And A is any subset of X. A क्या है? X का कोई भी सबसेट है, ठीक है। Such that G be any, such that capital G be any, such that capital G be any non-empty open set, such that capital G be any non-empty open set। हो गया। नीचे से लिखिए, let us consider G intersection A is equal to 5। Let us consider G intersection A is equal to 5। पहले केस में हमने इसको ट्रू माना है, ये प्रूफ करके दिखाएंगे। Let us consider G intersection A is equal to 5। नीचे से लिखिए, then we have to prove that, then we have to prove that, then we have to prove that
G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। हो गया? आगे बढ़े, नीचे से लिखिए सिंस G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। सिंस G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। अब छोड़ दीजिए, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, एक थ्योरम कराया गया था कि A कंटेन करता है B में, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ये हम आपको वेन डायग्राम से भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। मान लीजिए x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, A कंटेन कर रहा है B के अंदर, ये A है, ये B है, A कंटेन कर रहा है B के अंदर। तो जब हम B कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ये शेडेड पोर्शन जो हम शेड कर रहे हैं ये B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों भाई? B कॉम्प्लीमेंट का मतलब B को बाहर निकाल दो, जो बचा है वो, ये B कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब A का जब B कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन लेंगे, A का B कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों तरह की लाइन कहीं पे भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। ठीक है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, और कॉमन के लिए सबसे अच्छा तरीका हमने आप लोगों को बताया है, एक को एक तरीके से शेड करो, दूसरे को दूसरे तरीके से शेड करो। कॉमन अगर होगा तो दोनों को में कॉमन लाइन्स मिल जाएंगी, मतलब उस सेक्शन में दोनों तरह की लाइन मिलेगी। लेकिन किसी भी सेक्शन में दोनों तरह की लाइन नहीं मिल रही है, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी? 5। तो अगर ये यहाँ पे एप्लीकेबल करें तो मिलेगा A इज कंटेन्ड इन A G इंटरसेक्शन A, G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज A इज कंटेन्ड इन इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूले को इम्प्लाई कराएंगे तो मिलेगा G कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, एक थ्योरम बताए थे, कहते थे इफ A इज कंटेन्ड इन B, दिस इम्प्लाइज A क्लोजर इज कंटेन्ड इन B क्लोजर। तो A क्लोजर इज कंटेन्ड इन G कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक, नेक्स्ट सुनिए, G ओपन सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड सेट, ये पूरा क्लोज्ड सेट। अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होता है। अब इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल कर रहे हैं, देखिए इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, सिंस G इज एन ओपन सेट, थ्योरम में दिया गया है, दिस इम्प्लाइज दैट G कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज्ड सेट इफ F is a closed set, then F complement F closer is equal to F। ठीक, यहाँ पे कौन क्लोज सेट था? F। यहाँ कौन क्लोज सेट है? G कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज G कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू G कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूज कर दीजिए 1 में, यूजिंग दिस वैल्यू in equation 1, we get 1 में यूज करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज A क्लोजर इज कंटेन्ड इन G कॉम्प्लीमेंट। ठीक, A क्लोजर इज कंटेन्ड इन G कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज, ये A क्लोजर या A इज कंटेन्ड इन B का मतलब होता है A इंटरसेक्शन, इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इस पे कॉम्प्लीमेंट है, इस पे कॉम्प्लीमेंट होगा तो इस पे नहीं होगा, यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, इज इक्वल टू 5। एक पे होगा और एक पे नहीं होगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं होगा, बस एक सिंपल सा फंडा है।
चूंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है तो G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। क्यों भाई, हो गया? एक पार्ट हो गया, प्रूफ हो गया। उतारिए। आपकी सहपाठी कहाँ है? सब इसी साल पढ़ गई है ना। कम गेस्ट आएंगे, सबको निपटा डालो। हो क्या भाई? कन्वर्ट्स पार्ट अब देखिए। अब जब आप जैसा कहिए आएगा। सर का मेरे फ़ोन आया, यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही है ना, पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। आना है, कहाँ होते दिन से? हम के सर मेरे तो कोविड हो रखा है, अब आप जैसा करिए आएंगे ना आए। दरअसल जिस समय इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा टेंशन होता है ना, पूरी दुनिया उसी समय परेशान करती है। अब इस समय मेरा दिमाग इतना पजल्ड हो रखा है चारों तरफ से, तो इसी समय जो है सब परेशान करता है। सांस लेने की फुर्सत नहीं है, समय ये हाल रखा है। पापा किताब लिख रहे हैं तो 3-4 घंटा मेरे साथ बैठना पड़ता उनकी किताब लिखवाने के लिए। पापा की किताब लिखवा रहे हैं, अपने यहाँ शादी उसमें व्यस्त हैं, एनिवर्सरी किसी की उसमें व्यस्त है, कोचिंग में व्यस्त है, जाना है उनको शहर के बाहर, उसकी तैयारी में एकदम दिमाग खराब हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए कन्वर्ट्स पार्ट। नहीं, वो नांगलिया हॉस्पिटल में एक पत्रिका छपती है, नेहा पत्रिका, स्वास्थ्य की लाभ की पत्रिका है, 26 साल से छप रही है। तो उसमें वो अपना आर्टिकल, जैसे किताब, वो मतलब त्रैमासिक पत्रिका है, 3-3 महीने पे प्रिंट होती है, तो वो उन्हीं के संपादन में प्रिंट होती है, तो उसका पूरा काम लिखने का होता है। सारे डॉक्टर्स के आर्टिकल निकलते हैं उसमें, उसको लेना, व्यवस्थित करना, लिखना, ठीक ठाक करना। कन्वर्ट्स पार्ट में देखिए, मान लेंगे लेट अस कंसीडर G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5।
आपको एक बात बताए थे, कहते ए हमेशा कंटेन करता है ए क्लोजर में, बताएं क्यों भाई? कह रहा है मान लीजिए ये x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, ठीक, ए कंटेन करता है ए क्लोजर में, ठीक, ए कंटेन करता है ए क्लोजर में। जी एक ऐसा ओपन सेट है जो ए क्लोजर से इंटरसेक्ट करके फाई वैल्यू देता है। जी एक ऐसा ओपन सेट है जो ए क्लोजर से इंटरसेक्ट करके फाई वैल्यू देता है। देख लीजिए जी और ए क्लोजर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जब कोई सेट बड़े सेट से इंटरसेक्ट करके फाई वैल्यू दे रहा है तो ऑब्वियस है वही सेट छोटे सेट से भी इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा? फाई देगा। वेन डायग्राम से ही प्रूफ है। तो इस केस में डायरेक्टली लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट जी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। क्यों? क्योंकि ए छोटा है और ए क्लोजर बड़ा है। जब बड़े सेट से इंटरसेक्ट करके फाई वैल्यू देगा तो ऑब्वियसली छोटे सेट से भी इंटरसेक्ट करके वैल्यू क्या देगा? फाई देगा। तो अब हम लोग ने दिखा दिया, देयरफॉर हम लोग ने सीधे सीधे दिखा दिया कि जी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई इफ एंड ओनली इफ जी इंटरसेक्शन ए क्लोजर इज इक्वल टू फाई। ठीक है, ये बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा। हो गया भाई। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए और लगा लीजिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस साल डाल लीजिएगा 2021। हो गया, लिखिए ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस। ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस, ऐसे लिखिएगा, ए क्लोजर is the collection of all those point of space, comma, whose every neighborhood intersect with A, comma, whose every neighborhood intersect with A, whose every neighborhood intersect with A, कैपिटल A, whose every neighborhood intersect with कैपिटल A। हो गया, 2021 में आएगा ये। देखिए कैसे कर रहे हैं, हमको कुल मिलाकर के ये दिखाना है कि ए क्लोजर इज द, लिखने का तरीका देखिएगा, ए क्लोजर इज द कलेक्शन of all those point of space whose every neighborhood intersect with A। ठीक,
हम मान लेंगे लेट, अपने मन से एक सेट बी मान लेंगे, बी इज इक्वल टू, मान लेंगे बी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस है whose every neighborhood intersect with A है। ठीक, हमको दिखाना था ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड ऑफ इंटरसेक्ट विथ ए। बार बार ये लिखते परेशान होते, चूंकि ये कलेक्शन है और कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी सेट कहलाता, हमने उस सेट को बी मान लिया। तो अब होगा क्या, आप बार बार इसको लिखने से बच जाएंगे। हमने मान लिया बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए। ठीक, तो अब मोटा मोटी केवल हमको ये दिखाना होगा कि ए क्लोजर बी के बराबर होगा। अगर ए क्लोजर बी के बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है कि ए क्लोजर अपने आप स्पेस के उन पॉइंट्स का कलेक्शन बन जाएगा जिसका हर एक नेबरहुड ए से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये इस थ्योरम की सबसे खूबसूरत चीज़ है जो उसको इम्पोर्टेंट बनाती है। ठीक, अब दो सबसेट्स को बराबर दिखाने का मतलब एक बार ए क्लोजर को बी में कंटेन दिखाएंगे और एक बार बी को ए क्लोजर में कंटेन दिखाएंगे। इसके लिए एक एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे और दिखा देंगे इसमें पाया जाएगा, इसके लिए एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे इसमें पाया जाएगा। जैसे ये पूरी कथा कहानी हम प्रूफ करेंगे अपने आप ए क्लोजर इज इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हो जाएगा हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विद ए। अब बताइए थ्योरम को प्रूफ करने का क्राइटेरिया समझ में आया, किस वजह से इंपॉर्टेंट हुआ ये बात समझ में आई। तो सबसे पहला काम ये होगा बी को सपोज करना, बी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विद ए, एंड फाइनली वी हैव टू ओनली शो दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू बी। केवल इतनी सी बात हमको प्रूफ करनी होगी। इसके लिए ए क्लोजर को बी में कंटेन दिखाएंगे और बी को ए क्लोजर में। बढ़े आगे, क्लियर हुआ? चलिए लिखिए, डालिए प्रूफ, लिखिए let us define capital D, capital B, let us define capital B which is the collection of all those point of space, which is the collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with capital A, whose every neighborhood intersect with capital A, whose every neighborhood intersect with कैपिटल ए। हो गया? चलिए अब आगे बढ़िए। नाउ वी शैल प्रूव दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू बी। ए क्लोजर इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब समझिएगा। सबसे पहले हम एक एलिमेंट कहाँ लेकर के चलेंगे, ए क्लोजर में। छोटी सी चीज़ समझिए, मान ले रहे हैं एक्स ए क्लोजर में पाया जाने वाला कोई आर्बिटेरी एलिमेंट है। इसका मतलब एक्स ए क्लोजर का मतलब ए यूनियन ए डैश में पाया जाएगा। इसका मतलब एक्स या तो ए में पाया जाएगा और x या तो a डैश में पाया जाएगा। दो केस बनेंगे। केस वन में कहेंगे लेट
x बिलोंग्स टू ए, और किसी भी तरीके से प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो B में भी पाया जाएगा। केस 2 में हम लोग कहेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए डैश, इसमें भी किसी तरह प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो B में पाया गया। इस केस में भी B में पाया गया, इस केस में भी B में पाया गया, मतलब दोनों केसेस से वो B में पाया गया। हमने तो कहा था x A क्लोजर में है, लेकिन वही x B में पाया जाने लगा। चूंकि x आर्बिटेरी है, इसका मतलब A क्लोजर कहाँ कंटेन कर जाएगा? B में। पूरा बैकग्राउंड समझ में आया? आगे बढ़े। एक चीज़ थी, दो में विभाजित हुई, दूसरी चीज़ अगले दो में विभाजित हो गई। ये प्रूफ करना था। ये तब प्रूफ होगा जब ये दोनों प्रूफ होगा। ये लेकर के चले तो ये फिर फर्दर 2 केसेस में स्प्लिट कर गया। ठीक है, चलिए लिखिए, नीचे से लिखिए लेट x बिलोंग्स टू ए क्लोजर बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट। लेट x बिलोंग्स टू ए क्लोजर बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट। ये दोनों लाइन लिखिए। हो गया भाई? नीचे से लिखिए, देन देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस। देन देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस। केस 1, लेट x बिलोंग्स टू a। let x belongs to a। अब सोचिए, x a में पाया जा रहा है, तो x को सेंटर मान करके जितना भी नेबरहुड खींचेंगे वो a के ही तो पॉइंट्स रखेगा। a के ही पॉइंट्स रखेगा मतलब a से इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये कमरा a है, हम x हैं, अगर हम अपने आप को सेंटर मान करके एक नेबरहुड 1/2 मीटर का खींचे, तब भी वो इस कमरे के उन सारे पॉइंट्स को रखेगा जो 1/2 मीटर के अंदर पाए जाएंगे, मतलब 1/2 वो उससे इंटरेक्ट करेगा। 1 मीटर का खींचे तो इस 1 मीटर के गोले में, सर्किल में, वो सारे पॉइंट्स होंगे कमरे के जो 1 मीटर के अंदर पाए जाएंगे। 2 मीटर का खींचे, सेम कंडीशन, मतलब अगर x, d कोई मेट्रिक स्पेस है और A उसका कोई सबसेट है, तो A में पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट जब अपना नेबरहुड बनाएगा तो वो सारे के सारे नेबरहुड ऑब्वियस है कि A से तो इंटरसेक्ट करेंगे ही। A से इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि A से इंटरसेक्शन लेने के बाद वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आएगी। ये वाला नेबरहुड A से इंटरसेक्ट करके कितने सारे पॉइंट्स को कॉमन रखेगा? ये वाला नेबरहुड A से इंटरसेक्ट करके ये लाइनिंग वाले पॉइंट्स को कॉमन रखेगा। ये तीसरे नंबर वाला नेबरहुड A से इंटरसेक्ट करके इतने सारे पॉइंट्स को कॉमन रखेगा। मतलब अगर वो पॉइंट कमरे में ही पाया गया, ये कमरे में ही ये पॉइंट पाया गया, तो पॉइंट को सेंटर मान करके कितना भी ओपन स्पेयर बनाएंगे वो हमेशा कमरे से क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, लिखिए, नीचे से लिखिए, देन ऑब्वियसली, देन इसके नीचे से देन ऑब्वियसली ईच एंड एवरी नेबरहुड ऑफ x, ईच एंड एवरी नेबरहुड ऑफ x intersect with A, intersect with capital A, intersect with capital A। हो गया?
इंटरसेक्ट विथ कैपिटल ए। और जब हर एक नेबरहुड ए से इंटरसेक्ट करता है तो ऐसे एलिमेंट को कहाँ रखा जाता है? बी में। नीचे से लिखिए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ बी x belongs to B। देन बाय डेफिनेशन ऑफ बी x belongs to B। बी ने कहा मेरे अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए से क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। चूंकि x का हर एक एलिमेंट ए से, हर एक नेबरहुड ए से इंटरसेक्ट कर रहा था, x का हर एक नेबरहुड ए से इंटरसेक्ट कर रहा था, तो x कहाँ पाया गया? बी में पाया गया। ठीक है, फिर डालिए केस 2। केस 2, केस 2 लिखिए, लेट x belongs to a dash। लेट x belongs to a dash। लेट x belongs to a dash। क्या मतलब होता है a डैश का? डेरिवेटिव ऑफ a। क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। कैसा पॉइंट? लिमिट पॉइंट। कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर x a डैश में पाया जा रहा है, इसका मतलब x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर x a का लिमिट पॉइंट होगा तो थ्योरम कराए थे, ईच एंड एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a एंड कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ ए। कुछ याद आ रहा है? उस कंडीशन में x का हर एक नेबरहुड a से इंटरसेक्ट करेगा और उसके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को खुद में कंटेन करेगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठप है क्या? एकदम लग रहा है आप लोगों के तरीके से कि एकदम बंद है पढ़ाई मैट्रिक स्पेस की, है ना? मैट्रिक स्पेस को हल्के में मत लीजिए। डीजी और मैट्रिक स्पेस आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। ऐसी नौबत ना आए कि दोबारा फिर थर्ड ईयर पढ़ना पड़े। एकदम रिजिडली हम आपको बोल रहे हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि कॉम्प्लेक्स पढ़िए। एलपीपी के लिए हम हमेशा यही कहा बहुत हल्का पेपर है। सोचिए आप लोग 3 महीने से पढ़ रहे हैं, 2.5 महीना मान लीजिए, 2.5 महीने से 2 पेपर पढ़ रहे, तब भी नहीं तैयार है ना? तो उस चीज़ को थोड़ा डीपली लीजिए कि हमने 2.5 महीने केवल 2 पेपर पढ़ा, तब भी क्यों नहीं हमको आ रहा है, और 2.5 महीने पहले नहीं शुरू होता और साथ में सब चलता, तब कैसे पढ़ते? तो थोड़ा सा प्लीज़ स्ट्रिक्ट होकर के अपने आप को पढ़ाई करिए, ओरिएंट करिए उसकी तरफ। नीचे से लिखिए, लेट x बिलोंग्स टू a डैश, दिस इम्प्लाइज x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। दिस इम्प्लाइज x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। x is the limit point of a। नीचे से लिखिए, this implies each and every neighborhood of x, each and every neighborhood of x, each and every neighborhood of x, x हाँ small x, intersect with a and contains infinitely many point of a, and contains infinitely many points of a। नीचे से लिखिए, this implies each and every neighborhood of x intersect with a। This implies each and every neighborhood of x intersect with a। केवल इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए वाली लाइन आगे से हटा दिए हैं।
ठीक है, ऊपर नीचे वाले स्टेटमेंट में देखिए इतना अंतर है कि ऊपर ये लिखवाए थे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ ए, और नीचे से हमने उस लाइन को रिमूव कर दिया है। केवल इतना लिखा है ईच एंड एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए। ईच एंड एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए होगा तो वो पॉइंट कहाँ पाया जाएगा? बी में। नीचे से लिखिए देन बाय डेफिनेशन ऑफ बी, देन बाय definition of B, then by definition of B, X belongs to B. Then by definition of B, X belongs to B. हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए from above both cases, from above both cases, from above both cases we find that, from above both cases we find that X belongs to B. From above both cases we find that X belongs to B. दोनों ही केस से हमने ये प्रूफ कर दिया कि x कहाँ पाया जा रहा है? B में। फिर ज़रा सा देखिए, सिंस हमने तो कहा था कि x पाया जा रहा है A क्लोज़र में, वही x मिलने लगा B में, इसका मतलब है कि A क्लोज़र कहाँ कंटेन कर जाएगा? B में। ठीक है, x क्लोज़र इज कंटेन्ड, A क्लोज़र इज कंटेन्ड इन B। क्लियर? लिखिए इक्वेशन नंबर 1। हो गया, ये वाला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब बारी इसकी, x को कहाँ मानेंगे? B में। अगर x B में पाया जा रहा है तो इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ A। अगर x का हर एक नेबरहुड A से इंटरसेक्ट कर जाएगा तो x A का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, x A का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब दो बातें आपको एकदम शुरुआत में ही बताए थे कि लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर x A का लिमिट पॉइंट है तो x A में हो भी सकता है और x A में नहीं भी हो सकता है। कितने केस बन गए? फिर से 2। इसको लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे वो A क्लोज़र में पाया जाएगा, इसको भी लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे वो A क्लोज़र में पाया जाएगा, और अंततः जब दोनों केस में वो A क्लोज़र में पाया जाएगा तो हम तो x को लेकर के चलेंगे B में और वो पाया जाने लगेगा A क्लोज़र में। इसका मतलब B कहाँ कंटेन कर जाएगा? A क्लोज़र में। 1 से 2 केस, 2 से 2 केस, फिर 2 से 2 केस। ठीक है, लिखिए conversely let x belongs to B, let x belongs to capital B is any arbitrary element. Let x belongs to capital B is any arbitrary element. नीचे से लिखिए this implies each and every neighborhood of x, this implies each and every neighborhood of x intersect with A, of x intersect with A, capital A. Each and every neighborhood of x intersect with capital A. फिर कितने केसेस बन जाएंगे? या तो x A में पाया जाएगा या तो x A में पाया नहीं जाएगा। Each and every neighborhood of x intersect with A.
जब ईच एंड एवरी नेबरहुड ऑफ इंटरसेक्ट विथ ए होगा देन देयर आर फॉलोइंग टू पोस्टुलेट्स। नीचे से लिखिए देन देयर आर फॉलोइंग टू पोस्टुलेट्स, देन देयर आर फॉलोइंग टू पोस्टुलेट्स, then there are following two postulates। दो अभिधारणाएं हैं, अभिधारणा, ठीक है। then there are following two postulates, then there are following two postulates, either x belongs to A or x does not belongs to A, either x belongs to A or x does not belongs to A। either x belongs to A or x does not belongs to A। case 1, case 1, if x belongs to A, if x belongs to A, if x belongs to A, case 1, if x belongs to A, this implies, देखिएगा x belongs to A और A ऑलवेज कंटेन करता है A क्लोजर में, ऑलवेज x कंटेन करता है A क्लोजर में ऑलवेज। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A क्लोजर, x बिलोंग्स टू A क्लोजर। फिर देखिए, फिर आएगा केस 2। केस 2 में मान लेंगे इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू A सच दैट, ध्यान दीजिएगा, सच दैट एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ A, एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ A। x A में नहीं पाया जा रहा है लेकिन उसका हर एक नेबरहुड A से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसका साफ मतलब है दिस इम्प्लाइज x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ A, x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ A, और x A का लिमिट पॉइंट होगा तो x कहाँ पाया जाएगा, A डैश में। दिस इम्प्लाइज x पाया जाएगा A डैश में और A डैश भी हमेशा कंटेन करता है A क्लोजर में ऑलवेज। दिस इम्प्लाइज दैट x पाया जाएगा A क्लोजर में, ठीक है। उतारिए इतना।
अच्छा बोलो कम, बढ़े आगे। नीचे से लिखिए, फ्रॉम अबव बोथ केसेस, फ्रॉम अबव बोथ केसेस, फ्रॉम अबव बोथ केसेस we find that X belongs to A closure. From above both cases we find that X belongs to A closure. X belongs to A closure. यहाँ देखिए, हमने कहा था कि X पाया जा रहा है B में और वही X पाया जाने लगा A क्लोजर में। इसका मतलब B कहाँ कंटेन कर जाएगा? A क्लोजर में। B इज कंटेन्ड इन A क्लोजर। इक्वेशन नंबर 2। कहाँ जा रहा हूँ? ये देखो नेट चला रहे हैं। अरे चॉकलेट 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 ये चॉकलेट ले लो। हो गया भाई? X बिलोंग्स टू B बिलोंग कंटेन्ड इन A क्लोजर। यहीं बैठो तभी चॉकलेट मिलेगी। लो हम नेट ऑन कर दें उसका। नीचे से लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये लोगों को क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and 2 we find that from equation 1 and 2 we find that A closure is equal to B. A closure is equal to B. chocolate chocolate A closure is equal to B. नीचे से लिखिए, that is A closure is the collection of all those point of space. A closure is the collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with A of space, comma, whose every neighborhood intersect with A. केस 2 देखिए, केस 2 में हमने कहा X A में पाया, B सबसेट ऑफ A बार, इसी का ना केस 2, ये वाली। केस 2 में हमने कहा कि X कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ से। ये चीज समझ में आया? पोस्टुलेट्स हमने कहा एवरी नेबरहुड ऑफ X इंटरसेक्ट विथ A। X का हर एक नेबरहुड A से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो या तो X A के अंदर है या तो X A के बाहर है। ठीक है, तो X A में है पहला केस, X A के बाहर है दूसरा केस। जब X A में होगा तो ऑब्वियसली A कहाँ कंटेन करता है? A क्लोजर में, ये मिल गया। लेकिन जब X A में नहीं होगा और साथ ही साथ उसका हर एक नेबरहुड A से इंटरसेक्ट करेगा, तो ये तभी की कंडीशन है जब वो उसका लिमिट पॉइंट बनाएगा। चॉकलेट, तो वो उसका लिमिट पॉइंट बनाएगा। इसका मतलब X इज द लिमिट पॉइंट ऑफ A। X कहाँ पाया जाएगा? A डैश में। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लेट X, D बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट X, D
be a metric space and A is contained in X and A is contained in X and A is contained in X, then A is contained in X. चॉकलेट चॉकलेट, अरे ये चॉकलेट दीदी दे रही है जो. A is contained in X, then उसका फ़ोन ऑन कर दीजिए, वीडियो चल जाएगी. Then A closure is equal to X belongs to X, dXA is equal to 0. Then A closure is equal to X belongs to X, dXA is equal to 0. डालिए प्रूफ. मुझे आने दो. कहाँ? डॉक्टर अंकल आए बेटे बाहर, पकड़ के ले जाएंगे. dXA इज इक्वल टू 0. डालिए प्रूफ. देखिए क्या कह रहा है, पहले तो उसमें इस चीज़ को समझिए. कह रहा है x, D मैट्रिक स्पेस है और A सबसेट है x का, तो A क्लोजर में वो सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे जिनकी A से डिस्टेंस क्या रही होगी, 0, मतलब dXA इज इक्वल टू 0. डालिए प्रूफ. लिखिए लेट x, D बी अ मैट्रिक स्पेस. इधर पीछे से खोल दीजिए जो. लेट x, D बी अ मैट्रिक स्पेस and A is subset of X. Let x, D be a metric space and A is subset of X. dXA का मतलब हमने आप लोगों को लिखवाया था पीछे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट की डेफिनेशन से लिखवाया था, है ना. बताइए क्या होती है, लिखिए कॉपी में. अरे वाह, हाँ वो देखो गिफ्ट ले लो, जाओ सो जाओ. इसमें सो जाओ बैठ के. वो मुकेश पीछे से खोल दीजिए दरवाज़ा, चला जाएगा. वो दरवाज़ा खोल दीजिए, जाओ भागो चलो. लिख के दिखाइए dXA की डेफिनेशन. लिखिए dXA की, पलटिए मत कॉपी, डिस्टेंस लिखिए. dXA. Let x, D be a metric space and A is subset of X. Then लिखिए then by definition of distance of a point, then by definition of distance of a point from a set is defined as, then by definition of distance of the point from a set is defined as. बस अब उसको पढ़िए तभी थ्योरम आगे कराया जाएगा.